जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेगनिक क्लासेस। देखो, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम में जो हुआ उसके पेपर को एनालाइज करते हुए और आप सबकी सिचुएशन को समझते हुए, मुझे पता है आप सब डिसहार्टन है आफ्टर दिस एग्जाम। मेहनत करके इतना आपने प्रिपेयर किया और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस जो थे, कुछ पोर्शंस जो थे इस तरह से आए जो कि बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते इस पैटर्न में, और उसकी वजह से प्रेशर बिल्डिंग हुआ। प्रेशर बिल्डिंग वजह से एक तो टाइम मैनेजमेंट नहीं था, एग्जाम ही इतना लेंदी था, तो उनकी वजह से काफ़ी बच्चों का जो पेपर है वो खराब गया है। ठीक है, बट ये एक अलग चीज है जो अभी तक हो चुकी है। बट नेक्स्ट क्या है? ठीक है, क्या मतलब आप यही सोचते रहोगे, अपने 10-15 दिन वेस्ट करोगे? ठीक है, मतलब जेन्युइनली आई वांट कि यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम आफ्टर दिस। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं ना, एवरी सेकंड काउंट्स। ठीक है, एवरी सेकंड काउंट। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप में से सभी आगे जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या उसकी तैयारी में लग जाओ, ऐसा नहीं बोल रहा। मान लो किसी का एसएससी का एग्जाम है, किसी का जेकेपीएससी का एग्जाम है, मान लो किसी का जेकेएसएसबी के और एग्जाम्स हैं, तो मतलब अगर आप इसी में बैठे बैठे रहोगे या इधर ही चीज़ों को क्विट कर दोगे तो फिर तो सक्सीड नहीं होगे ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंड में एक पेपर कभी भी आपको डिफाइन नहीं करता। ठीक है, कभी भी डिफाइन नहीं करता। आपका एक पेपर अच्छा नहीं गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ कर नहीं सकते। तो अपने ऊपर तो शक बिल्कुल मत करो। इस पेपर के बाद अगर कोई बच्चा खुद की कैपेबिलिटीज पे शक कर रहा है कि मैं निकाल पाऊंगा या पाऊंगी, ये वाले तुम्हारे डाउट्स आ रहे हैं, तो वो तो बनते नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसा देखो, दो चीजें थी यहाँ पर। मैं ये मानता हूं कि इस पेपर में कंप्यूटर और इंग्लिश के जो कुछ चीजें थी वो तो आउट ऑफ बॉक्स थी, बट उसको छोड़ के बाकी जो पेपर किया जा सकता था वो प्रेशर हैंडलिंग की वजह से तुम नहीं कर पाए। तो वो चीज तुम्हें सीखनी है, वो तो तुम्हें आगे वाले पेपर्स में भी चाहिए, क्योंकि आप पेपर्स इस तरह से आएंगे तो तुम रेडी होने चाहिए उस चीज के लिए। बाकी जो तो आउट ऑफ द सिलेबस बिल्कुल ऐसी चीजें उठा के डाल दी उन्होंने, उसकी वजह से तो वैसे भी कट ऑफ नीचे चला जाएगा। बट ये कि उस प्रेशर की वजह से तुमने जो गलतियां कर दी वो ठीक करनी चाहिए थी तुम्हें। ठीक है, बट आज जो मैंने वीडियो लाने का मेरा ये रीज़न है, ऑल तो मैं डायरेक्ट क्लासेस स्टार्ट कर देता फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, बट मुझे लगा तुम ही नहीं रेडी हो अच्छी तरह से पढ़ने के लिए, तो फिर मतलब क्या बेनिफिट है इसको क्लासेस को लाने का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपके अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम्स की बात करूं, तो मान लो किसी का फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम है, किसी बच्चे का जेकेपीएसआई का एग्जाम है, किसी का सुपरवाइजर का एग्जाम है, ठीक है, किसी का लैब अटेंडेंट का भी एग्जाम है, तो डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट एग्जाम्स हैं। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल के तौर में आपको समझाऊंगा, किसी एक पेपर को लेकर आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आपने चीजें करनी है। उस बेसिस में आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, मान लो किसी का एफए का है, जेकेपीएसए का, लैब अटेंडेंट का, कोई सुपरवाइजर का एस्पिरेंट है, वो इस तरह से चीजें करेगा। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर में एक पेपर यहां से ले लेता हूं। मान लो कि आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले एस्पिरेंट्स हो, आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर है। ठीक है, तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सबसे पहले आपने सिलेबस देखा होगा। इसके सिलेबस में 8 कंपोनेंट है। ठीक है, एक तो आपका साइंस का कंपोनेंट है, ठीक है, जनरल साइंस जो है, एक जीके का कंपोनेंट है, एक इसमें स्टैट्स हो गई, ठीक है, और इसके साथ इकोनॉमिक्स भी होगा इसमें। ठीक है, इकोनॉमिक्स है, उसका अकाउंटेंसी है, आपको पता है इसमें अकाउंटेंसी है, क्या छोड़ रहा हूँ मैं, मैथ्स है इसमें। ठीक है, मैथ्स के बाद कंप्यूटर है इसमें, कंप्यूटर के बाद इंग्लिश है। ठीक है, ये आपके 8 कंपोनेंट हैं किसमें, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में। ठीक है, देखो आप समझा रहा हूं तुम्हें, नया पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंग चीजें कैसे करनी है। तो मैं एग्जांपल के तौर में ये सिलेबस लेके चल रहा हूं कि जो अब होने वाला एग्जाम है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, तो आप इसके लिए किस तरह से प्रिपेयर करोगे। आप कोई भी सब्जेक्ट उठाओगे, मान लो आप साइंस उठाते हो ना, कोई भी आप एक सब्जेक्ट उठाओगे, मान लो आप साइंस उठाते हो, जनरल साइंस उठाते हो जो आपकी 10 मार्क्स की है। आपने साइंस को कैसे पढ़ना है? सबसे पहले आपको साइंस की कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जस्ट फैक्चुअल डेटा पढ़ के जाओगे। मान लो कोई एक जीके की बुक आपने रखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल अरिहंत की, लूसेंट की, या कोई भी एक बुक रखी हो, उसमें से सिर्फ साइंस के फैक्ट पढ़ के जा रहे हो, फिर नहीं होगा पेपर का। ठीक है, अब जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां पर भी स्टेटमेंट्स बनेंगे, तो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं उनको करने के लिए आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। तभी आप 3 या 4 स्टेटमेंट्स को, चारों की चारों स्टेटमेंट्स के बारे में आपको नॉलेज होगी, तभी आप आंसर तक पहुंच पाओगे। तो मतलब ये साइंस की एग्जांपल लेके समझा रहा हूं आपको। इनके 8 के 8 पोर्शंस में जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी करनी है। तो सर हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी करेंगे कैसे? सबसे बड़ा तो पहले क्वेश्चन यही राइज होता है ना कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी करेंगे कैसे। देखो, सबसे पहले आपने क्या करनी है, एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। ठीक है, जिन जिन सब्जेक्ट्स की, ध्यान से सुनना, जिन जिन सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटीज में मटेरियल अवेलेबल है आप वहीं से पढ़ोगे। मान लो वो इकोनॉमिक्स है, तो आपको पता है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की 11th-12th की बुक्स आती हैं, बेस्ट सोर्स। ठीक है, वहां से आपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने। जनरल साइंस है, जनरल साइंस का आपका सिलेबस 9th-10th की साइंस की बुक के साथ मिलता है, तो उसको एनसीईआरटीज को यूज करो। मान लो आपका स्टैट्स है, उसके लिए भी आप एनसीईआरटीज या तमिलनाडु बोर्ड की बुक, उसके तरह अकाउंटेंसी में भी आप तमिलनाडु बोर्ड बुक या एनसीईआरटीज को यूज कर सकते हो, मैथ्स के लिए भी इनफैक्ट। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले
पहले आपको जो अपने सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आप एनसीईआरटीज वगैरह को यूज करो। इससे क्या होगा, एनसीईआरटी से क्या होगा, आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा कि सर एनसीईआरटी को अगर हम पढ़ेंगे तो क्या एनसीईआरटी हमें समझ आ जाएगी? एनसीईआरटी भी लाइन टू लाइन लिखा होता है तो वो तो कई बार बहुत डिफिकल्ट होता है समझना। फिर यहां पर आता है किसी का लेक्चर देखना, ठीक है। लेक्चर आप किसी का भी देखो, जिसकी आपको समझ आती है, जिस भी टीचर की आपकी समझ आती है उसके लेक्चर देख लो और एनसीईआरटी से अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। अब मान लो आपके पास अगर कोई स्टैंडर्ड बुक्स हैं, और भी अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो यूज कर, जैसे मान लो इकोनॉमिक्स की किसी के पास विवेक सिंह की बुक है वो यूज कर सकता है, आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया की बुक है वो यूज कर सकता है, उसका मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम यूज कर। बट क्या तुम इतना सब पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तुम्हारा 2 महीने के बाद एग्जाम है, तो क्या इतना कुछ कर सकते हो? नहीं। तो आपने क्या करना है, कहीं से लेक्चर्स लगाने हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, लेक्चर्स कहीं एक जगह से लेक्चर्स लगाने हैं जहां से आपने कंसेप्ट वगैरह पढ़ने हैं और एनसीईआरटी से उन बुक को पढ़ना है। देखो बुक रीडिंग आपको करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, इससे आपका ना कंसेप्ट बन जाएगा। जब एक इंसान का कंसेप्ट अच्छा होता है ना, जैसे मान लो कोपेन क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन पेपर में आया था वेदर एंड क्लाइमेट से, ठीक है, आपके जीके के पेपर में। अब उसमें से वो जो क्वेश्चन था उसमें अगर आपने कोपेन क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ी और कंसेप्चुअली अगर किसी ने समझाया होता कि ट्रॉपिकल एरिया कौन सा है, ट्रॉपिकल एरिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन कहां पे पाए जाएंगे जहां पे बारिशें अच्छी खासी होगी, तो तुम कहीं ना कहीं रिलेट करके चीजों के आंसर तक पहुंच जाओगे। वो वही पहुंचेगा जिसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। तो मतलब ये चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि ये आपका जो अब जेकेएसएसबी का पैटर्न है ना, उस कंप्यूटर के क्वेश्चंस को थोड़ी देर साइड रखो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ओवरऑल बाकी अगर मैं सारा एनालाइज करूं तो ये कहीं ना कहीं यूपीएससी के प्रीलिम्स टाइप में है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने उसके अकॉर्डिंग जब पढ़ना है तो आपको प्रीलिम्स के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी है। तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप रखोगे चीजों में, ठीक है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी से आपका क्या होगा, इससे आपका कंसेप्ट बिल्ड होता है और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन करने में आपको हेल्प मिलती है। जैसे मैं आपको और भी एग्जांपल बता देता हूं, जैसे मान लो अगर आप कोई फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे की वीडियो देख रहे हैं, तो मान लो ये इकोनॉमिक्स है, वैसे तो मैं जनरली तुम्हें समझा रहा हूं तुम्हें करना क्या। इकोनॉमिक्स में आपकी 11th और 12th की एनसीईआरटीज की बुक आती है, ठीक है। एक है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। अब इसमें से जो आपका सिलेबस का पार्ट है, मान लो नेशनल इनकम आपके सिलेबस का पार्ट है तो वो देखो, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपके सिलेबस का पार्ट है वो देखो। डिमांड एंड सप्लाई जो है वो आपके सिलेबस का पार्ट है वो देखो, वो इधर से पढ़ो। नहीं समझ आ रहा वीडियो देखो, वीडियो लेक्चर्स किसी के भी देखो ना यार, आप सेंटर के चैनल्स के देखो, मैं पढ़ाता हूं और चैनल्स पढ़ाते हैं, कहीं से भी देखो, बस जिसकी आपको समझ आती है और कंसेप्ट आपका बिल्ड हो रहा है। और जब आप उस बुक में जा रहे हो और आपको बुक समझ आने लगी है, इसका मतलब उस टीचर ने ठीक पढ़ा है, तो वो आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। तो इस तरह से तुम्हें कंसेप्ट बिल्ड करना है, ठीक है। तुम्हारी मेहनत यहाँ पे डबल है इस पेपर को निकालने के लिए, अब आने वाले जो पेपर्स है, ठीक है, तो उनको निकाल, और बाकी भी मैं तुम्हें समझाऊंगा, काफी चीजें मुझे आपको बतानी है, ठीक है। अब मान लो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने लेक्चर्स आपने क्या किया, एनसीईआरटी वगैरह में या किसी भी स्टैंडर्ड बुक से आपने कंसेप्ट बिल्ड कर दिया। आपने क्या किया, किसी के लेक्चर्स देख लिए, एक आधे बंदे के लेक्चर्स देखना जहां से आपको कंसेप्ट समझना है, ठीक है। फिर आपने ये सब करने के बाद आपने क्या करना है, आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने आज के टाइप के, मतलब जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट वाइज। इसमें आपको कोई यूट्यूब में पढ़ाए तो वो तो बेटर है, आप देख सकते हो। बट आप अपने एंड में क्या कर सकते हो भाई, कुछ नहीं लगता है, गूगल में जाके ना ऐसे गूगल में लिखो, मान लो आपने जनरल साइंस के देखे हैं तो जनरल साइंस ऐसे लिखना, जनरल साइंस के यूपीएससी टाइप उस टॉपिक का नाम लिखे, या जनरल साइंस के यूपीएससी टाइप जो है आप प्रैक्टिस सेट आप ऐसे लिख सकते हो। तो आपको वहां पर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। मानो जीके है, आप इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हो तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर लिखो, आगे यूपीएससी टाइप प्रीलिम्स क्वेश्चन, या डायरेक्ट प्रीलिम्स के क्वेश्चन डाउनलोड कर लो, वहां पर सॉल्व करो उनको। तो ये जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना, आपने जहां से पढ़ा है आपको पता भी चल जाएगा कि मैं वो नॉलेज जो है एग्जाम में यूज कर पा रहा हूं कि नहीं। और जो आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की होती और आप ऐसे ही चल जाते हो पेपर में, वहां पर जो गड़बड़ होती है उससे भी आप बचोगे, ठीक है। एमसीक्यूज आप गूगल से करो, आप यूट्यूब से कहीं से करो प्रैक्टिस, ठीक है। बट एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने, ठीक है। आप चैट जीपीटी की हेल्प से भी उसको बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि जेकेएसएसबी को कोई पता नहीं, तो वहां से भी हेल्प लेके, मतलब आपने क्या करना है, आपने प्रैक्टिस करना है एमसीक्यूज को फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट प्लेसेस से आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये चीज तो आपको करनी है। इसके बाद मैंने आपको ये भी बोला कि आप स्टैंडर्ड बुक जो है वो भी यूज कर सकते हो, वो भी जिस एग्जाम की मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा उस एग्जाम के साथ साथ मैं बुक, जैसे एफए की कभी बताऊंगा तो एफए की बुक्स भी साथ में बता
दूंगा, ठीक है। बेसिकली ये वीडियो लाने का ये मकसद है कि तुम लोग बहुत ऐसे डिमोटिवेट लग रहे थे, जैसे तुम्हारी ना लाइफ खत्म हो चुकी है, इस पेपर का तुमने पढ़ना ही नहीं, या तो मुझे लगता है तुम कमेंट ऐसे करते हो, ठीक है। बट अगर तुम ऐसे ही बैठे रहना चाहते हो तो फिर वो तो कोई फायदा नहीं है। और मैं सच में मैं तो तभी पढ़ाऊंगा जब मेरे को सुनने वाला या पढ़ने वाला खुद मतलब श्योर होगा कि उसने पढ़ना है। अगर वो खुद ही डाउट में है कि उसे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो फिर पढ़ाने में मजा नहीं आता, ठीक है। मैं पूरी हिम्मत से पढ़ाऊंगा, आगे पढ़ने वाले भी वैसे होने चाहिए, ठीक है। और एक चीज मुझे तुम्हें और समझानी है जिस बारे में तुम लोग शायद डाउट में रहते हो, ठीक है। अब मानो कोई बंदा यूपीएससी का प्रीलिम्स देता है, ठीक है, वो 200 मार्क्स का होता है ना, तो आपने कभी उसका कट ऑफ देखा? उसका कट ऑफ कितना जाता है? 90 जाता है, 100 जाता है, मतलब आधा 50% कट ऑफ जाता है, ठीक है। अब समझना मेरे ध्यान, अब वो नंबर भी लेना कईयों के लिए बहुत टफ होता है, क्योंकि उतना नंबर भी नहीं बनता। यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालना सिविल सर्विसेज का बिल्कुल भी इजी नहीं है, आपको पता, आप समझ रहे हो। अब 90 नंबर भी 200 में से उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई करवा देते हैं। इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो किसी को नहीं पता होते हैं, उसकी वजह से कट ऑफ नीचे आ जाता है। भाई तुम्हारे पेपर में यही तुमसे प्रॉब्लम हुई। देखो, मानो ध्यान से इस चीज को समझना, जो चीज मैं समझा रहा हूं इसको समझना। जैसे मान लो कंप्यूटर के, मान लो 14-15 लगा लो क्वेश्चन जो है तुम्हारे बिल्कुल रेंज से बाहर थे, तुम्हें नहीं पता, ठीक है। इंग्लिश के मान लो 10 क्वेश्चन ऐसे थे तुम्हारी नहीं रेंज में था, ठीक है, 10 क्वेश्चन नहीं थे आपकी रेंज में, ठीक है। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन हो गए। इसको छोड़ के 25 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी जो पेपर में क्वेश्चन थे, जो आपके 55 क्वेश्चन थे, वो तो आपकी रेंज में थे ना। 55 क्वेश्चन आपकी रेंज में थे, वहां पर जैसे जीके है, क्वांट रीजनिंग के क्वेश्चन थे, वो आपकी रेंज में थे। बट आपने इन क्वेश्चंस की वजह से, इन क्वेश्चंस की प्रॉब्लम की वजह से, इन 25 क्वेश्चन की वजह से आपने इन क्वेश्चंस को खराब कर दिया। अगर आप ये 55 क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चंस भी ठीक कर लेते, ठीक है, 50 क्वेश्चंस आपके ठीक हो जाते, तो आपके नंबर जो है वो बन जाने थे, ठीक है, आपके नंबर बन जाने थे। आप अभी उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते, ठीक है, टाइपिंग की, मतलब अच्छे खासे नंबर बन जाए। 50 इस पेपर में, जो ये पेपर है, ये 50 मार्क्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मतलब आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि जब भी आपका कोई ऐसा एग्जाम है, तो अब आप ये नहीं लग जाना कि वो जो आपके क्वेश्चंस आए 16-25 क्वेश्चन आए बहुत टफ वाले, जो आउट ऑफ द बॉक्स, टफ नहीं बोलूंगा, आउट ऑफ द बॉक्स सिलेबस से बाहर के, मतलब जिस तरह का प्रैक्टिस सेट अभी यूज नहीं होता, आप उन 25 क्वेश्चन के चक्करों में आगे वाले एग्जाम्स में वो जो 55 क्वेश्चन जहां से आप नंबर निकाल सकते हो, उनको खराब मत करना। आपके पास एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, आपने उस सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजों को पढ़ना है, बस अब इन डेप्थ पढ़ना है। तुम्हें कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए चीजों की। मैं ये पॉइंट तुम्हें समझाना चाह रहा था। हम लोग उन्हीं 20-25 क्वेश्चंस की को ही अभी बोल रहे हैं कि वो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन, बट आप उसका नुकसान समझो। उसकी वजह से नुकसान ये हुआ कि तुम बाकी क्वेश्चन जो तुम्हें आते थे वो तुम नहीं कर पाए, तुम्हारे दिमाग में एक प्रेशर बिल्ड हो गया, और तुम्हें टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो पाई, जो कि टाइम मैनेजमेंट इस पेपर में हो भी नहीं सकती। ये पेपर 80 मिनट में, जो जूनियर सेशन का पेपर, मैं इसलिए बार बार इसका रेफरेंस ले रहा हूं क्योंकि यही लेटेस्ट हुआ है। 80 मिनट में 80 क्वेश्चन जिसने पेपर सेट किया वो भी नहीं कर सकता, ठीक है। अगर वो बैठ जाए वो भी करे, वो भी नहीं कर सकता। तो टाइम मैनेजमेंट तो वैसे भी नहीं हो सकती थी, बट मैं आपको फिर भी समझा रहा हूं। बट ये 55 इन क्वेश्चंस पे आप टाइम वेस्ट ना करके, इन क्वेश्चंस पे और बिना प्रेशर डेवलप किए इन क्वेश्चंस को करते, ये क्वेश्चन आपके हाथ में थे, आप कर सकते थे कोशिश इन क्वेश्चंस में, तो चीजें हो। मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आपने उन टॉपिक्स पे, उन सिलेबस पे, उन पोर्शंस पे ही फोकस करना जो आपका सिलेबस का पार्ट है। अब ये नहीं है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ गए तो तुम लग गए इन क्वेश्चंस के चक्करों में आगे पीछे भटकने, और यहां से जो नंबर निकाल सकते हो जहां से पहले पढ़ा हुआ है, और ये छूट जाएंगे, तो जहां से नंबर आए थे वो तो आएंगे नहीं, जिनके चक्करों में भटके वो तो हाथ में वैसे भी नहीं कभी आएंगे, तो फिर आपका जो है पेपर जो है आने वाले भी खराब हो जाएंगे, ठीक है। देखो, मतलब जो समझा रहे हो ना, इसको इसी तरह से लेना, समझने के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ सोच समझ के समझा रहा हूँ। इसको छोड़ के एक तो हो गया आपको सिलेबस किस तरह से कवर करना है, वो मैंने आपको क्लियर करो। देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू बुक रीडिंग। मेरी स्टेटमेंट पहले दिन से आज तक सेम है कि बुक रीडिंग का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता। तुम लेक्चर देखोगे, लेक्चर तुम्हारी समझ की हेल्प बढ़ाएंगे कि तुम कंसेप्ट समझ पाओगे। फिर तुम बुक से पढ़ोगे तो बुक तुम्हें समझ। मैं जब भी पढ़ाता हूं तुम्हें, मैं जब भी मानो मैंने किसी भी मैराथन सेशन तुम्हें लाया होगा और मैंने आपको बोला होगा इसके बाद तुम किसी भी बुक में पढ़ लेना, तुम्हें चीजें समझ आनी शुरू हो जाएगी। बट तुम अगर घर जाके बुक कोई खोलोगे ही नहीं कोई, तो फिर कैसे बनेगा? मतलब बुक थोड़ी बहुत ही रीडिंग करनी है आपको, बट बहुत जरूरी है, आज की रिक्वायरमेंट है वो, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपको ना
प्रेशर हैंडलिंग स्किल सीखनी है। वो क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट में टेस्ट देने हैं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट में टेस्ट देने हैं आपको। ऐसा नहीं है कि मान लो कहीं से टेस्ट लिया और टेस्ट लगा दिया, ठीक है, और लेटे लेटे टेस्ट दे रहे हो, तो फिर उस टेस्ट का फायदा थोड़ी उठाया। टेस्ट के क्वेश्चन पेपर में थोड़ी आते हैं। टेस्ट का ये बेनिफिट होता है कि जो टेस्ट आप किसी का टेस्ट दे रहे हो, क्या आप उस 120 मिनट में 120 क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये बेसिकली उसका बेनिफिट है। तो मतलब आपने टाइम मैनेजमेंट सीखनी है, ठीक है। आप मानो गूगल से ही टेस्ट प्रिपेयर, आप चैट जीपीटी को बोल दो मेरे लिए मतलब डिफिकल्ट सा टफ सा एक टेस्ट प्रिपेयर कर दे, इतने टाइम का, इतना स्कोर होना चाहिए, वो लेटर फटर, तो आप कर सकते हो ना वहां पर। मतलब ये चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है, बट स्मार्ट मेहनत करनी है। क्या करनी है, स्मार्ट मेहनत करनी है, और चीजों को डीपली पढ़ना है, समझना है, कंसेप्ट। जब तक किसी चीज का कंसेप्ट समझ नहीं आए तो उस चीज को ये मत मान लेना कि आपको प्रिपेयर हो गया और पेपर में आप कर लोगे, ठीक है। अपने आप को बीच बीच में टेस्ट करो, यहां से भी तुम्हें एग्जाम में हेल्प मिलेगी, ठीक है। और बाकी चीजें अगर मैं बात करूं, देखो ये तुम्हें समझाना जरूरी था, जिसमें अगर मैं क्रक्स में बताऊं क्या मैंने बोला, इसका क्रक्स यही है कि तुम्हें कोई भी टॉपिक पढ़ना है, उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी तुम्हें किसी भी पोर्शन की होनी चाहिए। उसके लिए तुम किसी के लेक्चर्स देखोगे जहां से तुम्हें वो टॉपिक समझ आएंगे। उसके बाद तुमने बुक रीडिंग करनी है। बुक रीडिंग में सबसे बेस्ट है पहले उन्हीं चीजों की, अगर एनसीईआरटी या तमिलनाडु बोर्ड की बुक अवेलेबल है, आप उनको यूज करोगे, ठीक है। वहां से आपको एक कंसेप्ट अच्छे से बन जाएगा। जो कंसेप्ट बनता है तब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन निकलते हैं। अगर मैं अपना बोलूं, मेरे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इसलिए निकलते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा वो जो बाहर वाले हैं, ठीक है। आप नहीं लिखने शुरू हो जाना सर अगर आप प्रैक्टिस करो ये पेपर तो कैसे होगा। तो देखो मैं उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जो क्वेश्चन बन सकते थे। तो वो क्वेश्चन इसलिए होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कंसेप्ट पे होल्ड रखा हो, कंसेप्ट को मतलब अच्छे से समझा है। तो तुम्हें भी कंसेप्ट समझने में, एक बार तुम्हारे कंसेप्ट समझ आ गए ना, तो तुम किसी भी लेवल के पेपर को बीट कर सकते हो। ये बात मेरी क्लियर करना, एक बार बस अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी चीजों की ठीक करो, ठीक है। अगर मैं अपने एंड में बोलूं तो जितना मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हें उसके अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। जैसे मैराथन सेशन जो है, जब आपका पहला ही पेपर हुआ था ना, रिसेंट वाले जो पेपर वाइल्ड लाइफ गार्ड वगैरह, तो मैं तो तभी समझ गया था कि आप पेपर जो है इन डेप्थ आने शुरू हो गए। तो जीके तो मैंने उसी हिसाब से पहले ही मैराथन सेशन वगैरह पढ़ाना तुम्हें शुरू कर दिया था और बच्चों को हेल्प भी मिली। बट अब कंप्यूटर वगैरह तो बाकी पोर्शन में भी इन डेप्थ चलेंगे, ठीक है, जितना इन डेप्थ जाया जा सकता है, ठीक है। और उतना भी ना हो बल्क में कि तुम कभी रिटेन ही नहीं कर पाओ चीजें, और इतना कम भी नहीं हो कि पेपर में तुम उस नॉलेज को यूज भी नहीं कर पाओ, ठीक है। तो मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। बट आपको यह है कि देखो पहली बात तो पढ़ना कहां से है, देखो जहां से आपको समझ आती है। ये इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपको जिस टीचर की समझ आ रही है वहां से पढ़ो, ठीक है, फिर आप उसके साथ रिलेट कर पाओगे। और जब आप उसको बुक के साथ सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको पता भी चल जाएगा ना कि उसने जो पढ़ाया क्या, मैं बुक में वो नॉलेज यूज करूँ। फिर आप डिफरेंट जगहों से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे, फिर आपको ये भी पता चल जाएगा जिससे मैंने लेक्चर देखे क्या मैं उसकी नॉलेज को कहीं यूज भी कर पाऊँ। तो यहाँ ऐसे टेस्ट किया जाता है कि कहीं से जहां से लेक्चर लगाए वो आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, ठीक है। तो बाकी आप कहीं से भी पढ़ो, बट जो रीसेंट रिक्वायरमेंट को जो मीट करे वहां से आप प्रैक्टिस करो। जरूरी नहीं है कि आप यहीं से पढ़ो, सेंटर के चैनल में स्विच कर सकते, कहीं से भी पढ़ सकते हो, बट पढ़ने वाले बनो। बट टाइम वेस्ट मत करो कि अगर बैठ के आप कुछ नहीं करना है, ठीक है। बाकी अपना बोल तो आई एम रेडी टू टीच, ठीक है। मैंने अभी भी मैराथन सेशन जो है एफए के लिए प्लान करने थे, बट एक दो दिन में डिले इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम लोग ही रेडी नहीं हो, तो फिर मेरे को किसको पढ़ाना है, ठीक है। अगर तुम लोग जब रेडी हो जाओगे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, या जब मुझे ऐसा लगेगा कि अब तुम्हें रिक्वायरमेंट है, तुम पढ़ने लगे हो, तुम्हें चाहिए लेक्चर, तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। काफी पोर्शन के मैंने लाइव हुए जैसे जनरल साइंस वगैरह के, जीके के तो अब लेटेस्ट मैराथन सेशन उनके कईयों के पार्ट 2 पार्ट 3 रहते हैं, वो मैं ले आऊंगा। बट मैंने उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो मीट करना शुरू कर दिया अब के ट्रेंड के अकॉर्डिंग, और बाकी जो है वो भी मैं लाऊंगा। देखो मैं आपको अपने चैनल पे ज्यादा क्या प्रोवाइड करता हूं, एक एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन और मैराथन सेशन फॉर द बेस्ट रिवीजन, तो वो तो बेस्ट है। बट आपको बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी, देखो, क्योंकि आपको पता है कि मैंने अकेले पढ़ाना, तो मैं पूरा सिलेबस तो तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, ये तो क्लियर कट बात है ना। पूरा सिलेबस कवर करना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, तुम मेरी सिचुएशन समझते हो। बट जितना मैं आपको पढ़ाता हूं उसमें मैं 100% जान लगाता हूं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने प्लान किया इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैट्स हो गया, जनरल साइंस। अब देखो जैसे पहले मैं क्या करता था, एक टॉपिक में एक मैथ, अब जैसे जनरल इकोनॉमिक्स है तो मैंने प्लान किया कि 4 से 5 मैराथन सेशन इसके लाऊंगा, जनरल साइंस के भी मैराथन सेशन 3-4 लाऊंगा आपके लिए, स्टैट्स के भी लाऊंगा। उसमें जो अकाउंटेंसी वाला टॉपिक है वो तो अब मैं कंप्लीट कर नहीं सकता, तो अकाउंटेंसी के मैं लास्ट पे आपको एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन जो है लेटेस्ट ट्रेंड के रिगार्डिंग जो है वो प्रोवाइड करूंगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो देखो आप जस्ट एक अपना प्लान बनाओ पढ़ने वाला। बाकी आपके जो नए एग्जाम्स भी आ रहे हैं उनके लिए भी पढ़ेंगे, बट ये कि सबसे पहले आप क्लियर होना चाहिए कि आप
पढ़ना चाहते हो तो फिर हम चीज़ों को स्टार्ट कर देंगे। तो मैं तो रेडी हूँ, बट मेरा सजेशन यही है कि इस ट्रेंड को देखते हुए कि मतलब आपको क्या करना है कि आपको जिन भी चीज़ों को पढ़ना है उनको डेप्थ के साथ पढ़ना है। बाकी जो क्वेश्चंस ऐसे ही आ रहे हैं उनकी वजह से तुम्हारे मेन क्वेश्चंस खराब नहीं होने चाहिए, फिर आप सिलेक्शन में आ जाओगे। देखो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आते हैं उनकी वजह से कट ऑफ नीचे चल जाता है। जब भी आप सिंपल समझो, जब भी यूपीएससी के एग्जाम्स में आपने देखा होगा, जब भी काफी ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स वाले क्वेश्चंस आए तो कट ऑफ बहुत नीचे चल जाता है। बट अगर तुम्हारा वहां पे प्रेशर डेवलप हो जाएगा और तुम जो करने वाले क्वेश्चन है वो गलत कर दोगे, फिर तुम बाहर हो जाओगे। ठीक है, ये चीज समझनी है आपको, तो इन चीजों पे फोकस करो। बाकी यार देखो कुछ ऐसे मैं सिंपली यही बोलूंगा कि फेलियर जो है वो भी पार्ट एंड पार्सल है हमारी लाइफ का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा बोल दे मैं कभी फेल ही नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं तो फेल हुआ ही है। तो ये भी पार्ट एंड पार्सल है आपकी लाइफ का। बट जो हिम्मत नहीं ना हारता, जिसको होता है कि मैं कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, उसका डेफिनेटली एक दिन हो जाता है। इस पेपर में नहीं हुआ तो किसी और पेपर में हो जाएगा। ये सिर्फ ये नहीं है कि आप जेके एसएसबी का, मान लो आपका एसएससी का एग्जाम है, अब आपको नहीं माने कि जेके एसएसबी की प्रिपरेशन हमें करनी है, नहीं आपको समझ आ रहा है, आपको लग रहा है मैं नहीं कर सकता, तो आपका एसएससी का एग्जाम है, आपको लगता है आप उसमें कर सकते हो तो भाई उसमें जाओ। बट मतलब मेरा ये मकसद है कि वेले नहीं बैठना, मेरे को खुद पसंद नहीं है और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि वेले मत बैठो, मत पढ़ाई करो। जो भी एग्जाम आप निकले हो इस फील्ड में, देखो हर प्रोफेशन की अपनी वैल्यू है। आप अगर म्यूजिक में साउंड हो तो उस फील्ड में जाओ, अगर आपको डांसिंग में साउंड हो उस फील्ड में जाओ, जिस प्रोफेशन में आप व्लॉगिंग में बेस्ट हो वहां पर जाओ। बट द थिंग इज दैट अगर आप अब इस फील्ड में घुसे हो तो कोशिश करो ना कुछ बन के निकलो यहाँ पर। ठीक है, जॉब नहीं लग रही वो अलग फैक्टर है, इतनी नॉलेज तो लेके निकलो कि कल तुम कहीं पर पढ़ाने जाओ तो लगे कि यार ये बंदा इसके पास नॉलेज है। ठीक है, तो इसलिए पढ़ने का मूड बनाओ और पढ़ना स्टार्ट करो। और तुम्हारा रिस्पॉन्स अब वो ढीला वीला आया तो फिर क्लासेस नहीं आएगी। अगर अच्छे से रिस्पॉन्स आया तो इकोनॉमिक्स के मैराथन सेशन के साथ हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे फॉर फाइनेंस, अकाउंट असिस्टेंट, एस्पिरेंट, और भी बाकी पेपर्स के पढ़ाऊंगा। बट पहले आप अपना अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, बाकी मैंने चीजें काफी प्लान करी हैं बट उसके अकॉर्डिंग ही होगी। बाकी मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूं कि मेहनत तुम्हें खुद भी अब बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तुम्हें रिसोर्सेज को ढूंढना पड़ेगा, बुक्स रीडिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके इन पेपर्स में तुम एक एज लोगे। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।